अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खुशबाश होंगे और पढ़ाई पे तवज्जो होगी सारी आप लोगों की। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं या टॉपिक जो जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लियर किया था टॉपिक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या बेसिकली इन्हें आमतौर पे स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है या जस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो 7 हैं। इनके अलावा भी हैं लेकिन मेजर जो हैं वो ये 7 हैं। तो फर्स्ट पे आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ह्यूमनिज्म। ये ह्यूमनिज्म जो है हम इसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी कह सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। मैं चाह रही थी कि ऐसे सीक्वेंस से हम वीडियो बनाते जाएँ, पहले स्ट्रक्चरलिज्म फिर फंक्शनलिज्म और इसी तरह हम नीचे जो टॉपिक्स हैं कि आपको अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को समझ आ जाए, आप लिखने के काबिल हो जाएँ कि ये टॉपिक खुद से लिखने के या ये नहीं कि बुक से। अब जस्ट साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो जस्ट कंसेप्ट लिया करें। वर्ड्स अपने यूज़ किया करें। कोशिश किया करें कि आप किसी वीडियो को देख के, किसी आर्टिकल से आप बात सिर्फ़ समझें और उसे उस अपने वर्ड में बयान कर सकें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके पेपर्स में क्योंकि जो सोशल साइंसेज़ होती हैं, इनके कंसेप्ट ही सबसे ज़्यादा अगर आप क्लियर कर लेंगे, तो लिखने में आसानी होगी। अगर आप अपने वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी काबिलियत है, ठीक है? नेक्स्ट, स्कूल ऑफ थॉट। अब सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है? अब हम पहले देख चुके हैं कि मेजर स्कूल ऑफ थॉट और ये वो। तो अब सबसे पहले ये बात क्लियर करनी है कि स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली होता क्या है? तो स्कूल ऑफ थॉट refers to a group of people who share similar ideas or opinions about a particular subject। अब मैं इसे आपको आसान तरीके में बताती हूँ कि वो लोग जिनकी किसी चीज़ के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में और या किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी अमल के बारे में, सोशल एक्टिविटी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जिनकी ओपिनियन सिमिलर हो, मिलती-जुलती हो। जैसे अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लें लाइक कैसी एग्ज़ाम्पल लें हाँ, एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं कि लाइक रिवर्स के बारे में अगर लोग कुछ लोगों की ओपिनियन जो है वो सेम सिमिलर हो या बारिश बारिश कुछ लोगों को अच्छी लग रही होती है, कुछ को नहीं लग रही होती, कुछ को उसके डीमेरिट्स ज़्यादा नज़र आते हैं, कुछ को उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा आती हैं नज़र आती हैं। तो उनको यानी कि अगर किसी चीज़ के बारे में लोगों की जो ओपिनियन है, उनका व्यूज़ हैं, वो सिमिलर हों, मिलते-जुलते हों, एक जैसे हों, तो उन्हें स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। लाइक अगर किसी ने जो ये स्कूल ऑफ थॉट हमने पीछे पढ़े हैं, अगर किसी ने माइंड के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, उसको ज़्यादा प्रेफ़र किया है, तो वो स्ट्रक्चरलिज़्म में चले गए अपनी सिमिलर जो उनकी ओपिनियन थी, उनकी बेस पे। जिन्होंने माइंड के फंक्शंस पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, वो अपनी सिमिलर ओपिनियन की वजह से फंक्शनलिज़्म में चले गए, यानी कि ये 2 आइडियोलॉजीज़ हो गई उनकी, ठीक है? तो स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ लोगों की सिमिलर ओपिनियन है तो उन्हें एक स्कूल ऑफ थॉट में रख दिया जाता है या शामिल कर यानी कि उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं जो सिमिलर हैं उन्हें एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। किसी भी ये जो राय है, जो ओपिनियन है ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, ठीक है? अब अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन की। तो सबसे पहले जिसके फाउंडर हैं वो हैं विल्हेल्म वॉन्ट। उन्होंने 1879 में लिप्ज़िग के मकाम पे जो साइंटिफिक लाइब्रेरी कायम की साइकोलॉजी से और इसी की वजह से साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड माना गया। तो ये सब हुआ 19th सेंचुरी में, ठीक है? अब उन्होंने एज़ फाउंडर तो वो स्ट्रक्चरलिज़्म के हैं, लेकिन जो उनके स्टूडेंट थे एडवर्ड बी टिचनर, तो इस जो ये एक फ़ील्ड है स्ट्रक्चरलिज़्म, इसको नेम दिया तो एडवर्ड बी टिचनर ने और इसे इसके जो आइडियाज़ थे, इसके जो बेसिक्स पॉइंट थे, व्यूज़ थे, उन्हें ऑर्गनाइज़ करके ऑफ़िशियली एक आइडियोलॉजी को ये शेप दी या एक जो स्कूल ऑफ थॉट की जो ऑफ़िशियल शेप दी, वो
टिचनर ने दी है, ठीक है? तो बेसिकली यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर हैं वो विलहेल्म वॉन्ट हैं, लेकिन इसको जो ऑर्गेनाइज किया है इसके आइडियाज़ को और इस स्कूल ऑफ थॉट को एक नाम नाम दिया है स्ट्रक्चरलिज्म का, तो वो किसने किया है? ईबी टिचनर ने। और ये सारा काम एडवर्ड बी टिचनर ने लेट 19th सेंचुरी में किया है, ठीक है? अर्ली 19th में तो विलहेल्म वॉन्ट खुद वर्क कर रहे थे ना स्ट्रक्चरलिज्म पे। तो टिचनर का जो वर्क है वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ है। तो स्ट्रक्चरलिज्म हाउएवर ग्रेजुअली है गेव वे टू अदर स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि यह साइकोलॉजी को हम फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट की इब्तिदा स्ट्रक्चरलिज्म से हुई है। तो अब जब जो यानी कि शुरुआत इस साइकोलॉजी पे सोचने की या साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं उन पे फोकस स्ट्रक्चरलिज्म की वजह से शुरू हुआ और ग्रेजुअली यानी इसके बाद इसने राहें खोली कि मज़ीद भी लोग अपनी फ़िलासफ़ीज़, अपनी आइडियोलॉजीज़, अपने ओपिनियन, व्यूज़ लेके आए और मज़ीद स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं या मज़ीद जो व्यूज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, जो आइडियोलॉजीज़ थी, उन पे वर्क स्टार्ट हुआ, लोगों ने अपनी राय दी और वो किसी न किसी आइडियोलॉजीज़ में उन्होंने लाई किया, जिन्हें आज हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, स्ट्रक्चरलिज्म वाज द आइडिया दैट द माइंड। अब हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, ठीक है? कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या? तो जो वांट है उस उन्होंने कहा कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो माइंड माइंड में मौजूद हैं मेंटल प्रोसेसेस, उनको ब्रेक डाउन किया जाए, उनको छोटे जितने भी छोटे पार्ट्स में पॉसिबल हो तकसीम किया जाए, फिर एनालाइज किया जाए। इस तरह हम माइंड की स्टडी कर सकते हैं। यानी कि जो मेंटल प्रोसेस का स्ट्रक्चर वो जांचना चाहते थे, जानना चाहते थे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? तो ये देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म वाज द आइडिया दैट द माइंड वाज मेड अप ऑफ द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो माइंड है वो पार्ट्स में तकसीम मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बना है। इफ़ वॉन्ट एंड टिचनर कुड ओनली ब्रेक डाउन द माइंड, अगर वो जो माइंड है उसे ब्रेक डाउन करें मेंटल प्रोसेसेस में into all its parts, they could better understand the mind, ठीक है? वो माइंड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो ये हो सकती है कि जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है ये माइंड के स्ट्रक्चर को के स्टडी पे फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है, अब वो एलिमेंट्स क्या कौन से हो सकते हैं मेंटल प्रोसेसेस को जिनमें डिवाइड करना है, वो एलिमेंट्स बेसिकली कौन से हो सकते हैं? तो वो एलिमेंट सेंसेशन सेंसेशन है, द सेंसरी स्टिमुलाई दैट वी टेक इन। कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई, सेंसेस फाइव होती हैं, टेस्ट, हियरिंग होती है, किस चीज़ को देखना होता है, सूंघना होता है और छूना होता है, ठीक है? तो इनके ज़रिए जो हम एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, सेंसेस को यूज़ करके हम वर्ल्ड की जो एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, लाइक अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है और हमें ब्लैंकेट मिल गया तो सर्दी दूर हो गई, यानी कि ये सेंस हमें क्या है कि सर्दी से हम बच गए। और मुख्तलिफ़ चीज़ों के टेस्ट हो गए, लाइक कुछ नमकीन चीज़ें होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, कुछ तो ये टेस्ट भी एक स्टिमुलाई है, ठीक है? तो हियरिंग हो गई आर ऑल एग्ज़ाम्पल ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन क्योंकि हम मुख्तलिफ सेंसेस को ही यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस इकट्ठे कर रहे होते हैं, अपने हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं मुख्तलिफ जो सेंसेस हैं उनकी वजह से दुनिया के बारे में हम जान रहे होते हैं और नॉलेज हासिल करते हैं सेंसेस को यूज़ करके, यानी या तो देख के या सूंघ के या चख के या सुन के या छू के। यही हमारे 5 चीज़ें या सेंसेस हैं जो दुनिया की नॉलेज हमें प्रोवाइड करती हैं। अब एक एलिमेंट तो हो गया सेंसेशन, यानी कि हम वर्ल्ड का जो नॉलेज है वो सेंसेस के ज़रिए हासिल करते हैं। जो सेकंड थिंग है एलिमेंट्स में वो है इमेजेस, हम इन्हें मेंटल इमेजेस भी कह सकते हैं। द एलिमेंट्स दैट मेक आइडियाज, यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में इमेजेस चल रहे होते हैं, कोई आइडिया सोच रहे होते हैं किसी ड्रामे के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में, तो बैक पे हमारे माइंड में चल रही होती है एक फ़िल्म की तरह, पूरे सीन्स चल रहे होते हैं, इमेजेस होती हैं। तो उन इमेजेस को समझना और अफेक्शंस जो थर्ड पॉइंट है वो है द एलिमेंट दैट मेक इमोशंस।
जो हमारी इमोशंस बनाते हैं वो एलिमेंट। अब इनको हम इन एलिमेंट्स में तक़सीम करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को इन 3 एलिमेंट्स में, और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं लेकिन बेसिक्स जो हैं यही 3 हैं। और फिर हम माइंड के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और उसकी जो एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हमारा नॉलेज होता है, उसकी मदद से हम माइंड के माइंड को समझ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब इन्होंने जो मेथड यूज़ किया माइंड को मेंटल प्रोसेसेस में डिवाइड करना, मेंटल प्रोसेसेस को डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड करने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चरर्स ने जो बेसिक मेथड इस्तेमाल किया है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को हम सेल्फ स्टडी भी कह सकते हैं, इसे डीप स्टडी भी कहते हैं। इसमें एक जो रिसर्चर होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है, वो एक ट्रेन्ड पार्टिसिपेंट को एग्ज़ामिन करता है। फिर उसे बताता है कि जो मेंटल टास्क होते हैं इंट्रोस्पेक्शंस के दौरान, उसे बताता है कि इनके दौरान उसके जो भी एक्सपीरियंस वो पार्टिसिपेंट जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो खुद बताए। इस एग्ज़ामिनेशन के दौरान या एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसके मेंटल इमेजेस कौन से थे, उसकी इमोशंस वगैरह क्या थी इसके दौरान, ठीक है? इंट्रोस्पेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्ज़ामिनिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन वन्स ओन थॉट्स, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन में जो फ़र्द होता है या पर्सन होता है ट्रेन्ड जो पार्टिसिपेंट होता है, वो अपनी फीलिंग के और मेंटल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट खुद बताता है, ठीक है? यानी ये एक सब्जेक्टिव तरीका बन जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो, क्योंकि वो पर्सन झूठ भी तो बोल सकता है ना, वो गलत बयानी भी कर सकता है। तो इंट्रोस्पेक्शन ये तरीका है कि जिस पर्सन को हम एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में जो पर्सन होता है पार्टिसिपेंट, वो अपनी फीलिंग मेंटल एक्सपीरियंसेस के बारे में खुद बताता है। तो इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व आस्किंग रिसर्चर, अच्छा, जो रिसर्चर होता है, वो जो पार्टिसिपेंट होता है रिसर्च में एक्सपेरिमेंट के दौरान, रिसर्च पार्टिसिपेंट जो होता है, उसे कहा जाता है कि जो डिफरेंट मेंटल टास्क उसे दिए जाते हैं, लाइक उसे कलर्स दिखाए जाते हैं और इसके अलावा पेजेस दिए जाते हैं, डिफरेंट बुक्स के इमेजेस दिखाई जाती हैं और मुख्तलिफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व उसे करने होते हैं। तो उस बंदे से पूछा जाता है कि वीविंग कलर के दौरान जब उसे कलर दिखाए जा रहे हैं तो उसकी क्या फीलिंग थी, उसके मेंटल प्रोसेसेस क्या थे, उसकी क्या इमेजेस चल रही थी, या वो क्या सोच रहा था, ठीक है? या एक जो उसे बुक दी गई उसकी रीडिंग के दौरान वो क्या सोच रहा था, या फिर जो उसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहा था। तो इंट्रोस्पेक्शन ये है कि वो फ़र्द अपनी फीलिंग्स, मेंटल इमेजेस, अपनी इमोशंस के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, मेंटल एक्सपीरियंसेस के बारे में खुद बताता है। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इंट्रोस्पेक्शन एक सब्जेक्टिव मेथड है स्टडी का, ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो पर्सन गलत बयानी कर सकता है, हमें गलत बता सकता है और बाज़ औक़ात तो वो अपोज़िट थिंग्स भी बता सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि एक पर्सन को तो हम नहीं जानते कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट था स्ट्रक्चरलिज़्म का, कि लैक ऑफ रिलायबिलिटी था, क्योंकि पर्सन खुद ही वो अपने आप को असेस कर रहा होता है। सेल्फ स्टडी से कहते हैं, मैंने पीछे बताया इंट्रोस्पेक्शन को, और सब्जेक्टिविटी, ये 2 डिमेरिट्स हैं स्ट्रक्चरलिज़्म के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करूँगी मैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनलिज़्म, और इसमें भी कुछ अगर ऐसे पॉइंट हैं जो आपको समझ नहीं आए या वो कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी-सी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तब भी आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। थैंक यू।